हेलो दोस्तों, मैं रामकृत सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी की इस क्लास में हम लोग जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तक अभी कंप्लीट कर लिए हैं, आज रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। एक बार अपने क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों का कमेंट आप लोग को ही दिखाना चाहती हूँ। देखिए, इतने सारे हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे सहयोगी, हमारे मित्र हमको इस तरह से कमेंट करके मोटिवेट कर रहे हैं। आप लोगों के मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं या जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से बता दें, जो लोग कह रहे हैं मैम एक साथ पूरे क्लास को कंप्लीट कीजिए, तो आज रिस्पायरेशन का 70 क्वेश्चन, रिस्पायरेशन में इस बुक में 70 क्वेश्चन है और आज हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोग से भी अनुरोध है कि कमेंट किया करिए। कमेंट आया है उपासना जी का, वंदना जी का, प्रदीप का, सरोज, प्रवीण पांडे, धर्मेश मिश्रा, शंत्यग, क्या है नाम इनका, किरण गौतम, शिल्पी सागर, नेहा भारती, इन सब लोगों ने कमेंट करके डी चंद, टुनटुन कुमार, इन सब लोगों ने कमेंट करके, प्रगति तिवारी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ये हमें हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, रोशनी देवी, एडी आरिफ, आराध्या, अजय कुमार, प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि, आप लोग इस तरह से आप सभी लोग कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोगों के बार बार रिक्वेस्ट पे ही आज रिस्पायरेशन को एक ही क्लास में ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, ठीक है। बहुत जल्द हम यूपी होमगार्ड का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और उस पे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कराएंगे। आप लोग में से जितने लोग भी यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरेंगे या आप लोग के कोई जानने वाला हो घर परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो उन तक भी यह सूचना पहुँचा दीजिएगा, उन तक भी हमारे चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा और आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है उनसे अनुरोध है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे पीडीएफ मैंने पहले ही आपको अवेलेबल करवा दिए हैं और यहाँ पे आप वहाँ से पीडीएफ पढ़ते रहिए, यहाँ से रिविजन करते रहिए, ठीक। क्वेश्चन है, वैल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ऑन एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पायरेशन इज कॉल्ड। सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है फेफड़े की कुल क्षमता, श्वसन आयतन, अंतः श्वसन संरक्षित मात्रा या फिर वाइटल क्षमता। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टाइडल वैल्यूम। सामान्य श्वसन के दौरान अंदर ली गई या बाहर निकाली गई वायु की जो मात्रा होती है वो श्वसन आयतन कहलाता है, यानी कि टाइडल वैल्यूम कहलाता है। समान, इसका जो है समान मान कितना होता है, तो इसका समान मान 500 मिलीलीटर होता है। इसी प्रकार श्वसन आयतन के ऊपर वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः शोषित करता है, अंतः श्वसन संरक्षित आयतन कहलाता है। अगर पूछा जाए अंतः शोषण की मात्रा कितनी होती है, तो अंतः शोषण की जो मात्रा होती है वो 3300 मिलीलीटर होता है और सामान्य शोषण की कितनी होती है, 500 मिलीलीटर होती है। अगला क्वेश्चन, स्थिर स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन व इस अवधि में ऑक्सीजन के उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं। द रेशियो इज द स्टेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कॉन्स्टेंट यानी कि श्वसन गुणांक कॉन्स्टेंट, रिस्पायरेशन एक्सचेंज रेशियो या फिर नन ऑफ एबव। सही जवाब ऑप्शन बी क्या कहलाएगा, रिस्पायरेशन कॉन्सेशन यानी कि श्वसन गुणांक कहलाएगा। रिस्पायरेशन कॉन्सियंट जो है ये श्वसन की क्रिया के अंतर्गत निकलने वाले, यानी कि जो श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसका आयतन तथा जो ऑक्सीजन हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसके आयतन का अनुपात जो होता है उसी को श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे श्वसन भागफल का फार्मूला पूछ ले या श्वसन गुणांक का फार्मूला पूछ ले, रिस्पायरेशन कांस्टेंट का फार्मूला पूछ ले, तो वो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में श्वसन भागफल 1 से कम होता है। किस स्थिति में श्वसन भागफल 1 से कम होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी,
फैट आर ऑक्सीडाइड, वसा का ऑक्सीकरण। जब वसा का ऑक्सीकरण होता है तब श्वसन भागफल 1 से कम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक उस ऊर्जा का गृह कहते हैं या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहीं पे टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल, टीसीए मतलब क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसी को ही सिट्रिक अम्ल या फिर इसी को क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र एक उभयचर मार्ग है। अपचयी मार्ग इसमें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं और उपापचयी मार्ग विभिन्न फैलकर होकर मिलते हैं। पूछा है इनमें से कौन सा सही है? कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही हैं और बी इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स हैंसेलिड चक्र को क्या कहा जाता है? तो क्रेब हैंसेलिड चक्र को यूरिया साइकिल कहा जाता है। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में उत्सर्जित नाइट्रोजन को लगभग 80% यूरिया के रूप में होता है। यकृत कोशिकाओं के साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होने वाली प्रतिक्रियाओं के सामूहिक रूप से यूरिया चक्र या क्रेब हैंसेलिड कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है? Which of the following is responsible for the vibration of the vocal cords during speech? ligaments, टेंडन, इंस्पायर एयर या फिर एक्सपायर्ड एयर? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी एक्सपायर्ड एयर, यानी कि निश्वासित वायु। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऊपरी वायु मार्ग से हमारी श्वास नली और फेफड़े में हवा के प्रवाह की अनुमति देने के लिए स्वर यंत्र खुले होते हैं। जब बोलना चाहते हैं तो हम अपने मुखर यानी जो सिलवट होता है, जो ओकल कार्ड होता है, उसको अंदर कर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। यानी कि बोलते टाइम जो है हम पहले सांस छोड़ते हैं, इसके दबाव में वृद्धि होती है जिससे वे कंपन करना शुरू कर देता है और हमारी आवाज़ जो है वो निकलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक क्या है? 0, 1, 1 से कम या 1 से अधिक? सही जवाब ऑप्शन डी 1 से अधिक। प्रत्येक जीव के संपन्न होने वाली श्वसन की क्रिया कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है तथा क्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। आप सभी को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसका जो श्वसन गुणांक होता है वो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, यानी कि जो निकाला गया कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आयतन बटे जो यूज किए हैं ऑक्सीजन उसका आयतन, ये श्वसन गुणांक होता है। ठीक, और ये 1 से अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है क्या सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? केवल ऑक्सीजीओ में होता है, सभी जीओ में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है या ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है? ये केवल ऑक्सीजीओ में नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस या सभी जीवों में कोशिका द्रव्य, सभी जीवों के कोशिका द्रव्य में होता है, चाहे वो ऑक्सी हो चाहे इनऑक्सी हो, यानी कि इसके तहत ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। या कोशिकीय चयापचय के लिए ऊर्जा निकालने के लिए ग्लूकोज के टूटने में पहला कदम है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य के साइटोसॉल में ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही होता है। ठीक, यह कोशिकीय श्वसन का प्राथमिक चरण है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका द्रव्य जो है वो कहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया वो कहाँ होती है, तो ये कोशिका द्रव्य के साइटोसॉल में होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, समीकरण लैक्टेट, एलानीन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोजेनोलिसिस? सही जवाब ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस। समीकरण लैक्टेट, एलानीन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज ग्लाइकोनियोजेनेसिस को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात आएगी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक चयापचय प्रक्रिया है जो पौधों, जानवरों और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों सहित अन्य सभी प्रजातियों यानी जितने भी लिविंग जंतु हैं उसमें होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें कार्बन जो है वो कार्बन युक्त जो यौगिक है, यौगिक से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है और कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों ने अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल, लैक्टेट इन सब का नाम सुना होगा, तो ये ग्लूकोज का संश्लेषण होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है? क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, जो क्रेब्स साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, इसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन आयतन होता है, मनुष्य में श्वसन आयतन कितना होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा 500 ml होता है मनुष्य में श्वसन आयतन। ठीक, वयस्क मनुष्य में। और अगर यही मेल में पूछा जाए, टोटल पुरुष में पूछा जाए 500 और फीमेल में पूछा जाए तो ये 400 ml हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का क्यूआर होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का क्यूआर कितना होता है? तो 4.0 ऑक्जेलिक अम्ल का क्यूआर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि ऑक्जेलिक अम्ल का क्यूआर कितना होता है? 4.0 होता है। अगला क्वेश्चन, पेटेंट कॉर्पस उपकरण किस क्रिया की दर निर्धारण के लिए उपयुक्त होता है? वाष्पोसर्जन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन या फिर फोटो रिस्पायरेशन? सही जवाब ऑप्शन सी रिस्पायरेशन। पेटेंट कॉर्पस उपकरण रिस्पायरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेटेंट कॉर्पस श्वसन उपकरण पहला मानव पूरे कमरे का ओपन सर्किट अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर एक मनुष्य के आकार के कमरे का उपयोग श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को मापने के लिए मैक्स मान पेटेंट कॉर्पस के द्वारा 1860 में किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनी के फेफड़े का वायुवीय गति का नियंत्रण होता है मध्यपट्ट द्वारा यानी कि डायफ्राम द्वारा, कोस्टल मसल द्वारा, मसल वॉल ऑफ लंग के द्वारा या फिर बोथ ए एंड बी? सही जवाब बोथ ए एंड बी। मैमल्स के फेफड़े का वेंटिलेशन गति का नियंत्रण डायफ्राम और कोस्टल मसल दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों ही इसका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है? थकान, कपकपी, ऑक्सीजन की कमी या पेशीय क्षय? सही जवाब ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी। व्यायाम के दौरान जब हम लोग हांफना शुरू कर देते हैं तो उसका जो मतलब होता है, उस समय व्यायाम के दौरान जो व्यक्ति है वो आरबीसी द्वारा पर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाता है, पायरुविक एसिड लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, इसलिए व्यक्ति जो होता है वो हांफने लगता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? थकान, कपकपी, ऑक्सीजन की कमी या पेशीय क्षय? वही क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया पीजीटी में, पीसीएस में। सही जवाब ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीमोसाइनिन एक श्वसन वर्णक है, इसमें उपस्थित होता है। हीमोसाइनिन में जिस तरह हम लोग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी तरह हीमोसाइनिन भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। पूछा जा रहा है इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पाया जाता है वो कॉपर होता है यानी कि तांबा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड रेड दिखता है, और हीमोसाइनिन में तांबा पाया जाता है जिसके कारण व्यक्ति ब्लड कैसा होता है? नीला होता है। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वो कौन सा फाइलम है जिसके प्राणियों का ब्लड जो है वो नीला होता है, उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या वो, आपको ऑप्शन भी बता दे रहे हैं, क्या वो मोलस्का है, प्रोटोजोआ है, इकानोडर्मेटा है या फिर आर्थ्रोपोडा है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी आपको दूंगी। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक कोशिका के ग्लूकोज में एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाने पर एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ क्या होगा? तो एक अणु 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाता है तो एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ क्या हो जाएगा? 2 होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 2। कितना होगा? 2। अगला क्वेश्चन, एम्बेडेड मेयर हॉफ मार्ग दर्शाता है। एम्बेडेन मेयर हार्फ मार्ग क्या दर्शाता है? तो एम्बेडेन मेयर हार्फ ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में चरणबद्ध डिग्रेशन, यही पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि एम्बेडेन मेयर हार्फ मार्ग ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में चरणबद्ध विघटन दर्शाता है। एम्बेडेन मेयर हार्फ मार्ग को ग्लाइकोलाइसिस चयापचय मार्ग कहते हैं। जो ग्लूकोज का फार्मूला आप सभी को पता होगा, एक मिनट, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, इसको पायरुवेट में परिवर्तित करता है। ग्लाइकोलिसिस का सबसे सामान्य प्रकार एम्बेडेड मेयर हार्फ पार्सनॉस, जिसे EMP पाथवे भी कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको विघटन दिखाया गया है कि किस तरह से विघटन होता है। आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा और वहाँ से रिवीजन करते रहिए, ठीक। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटीपी के अणु जब एडीपी द्वारा निर्मित होते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन, ट्रांसमिथाइलेशन, फास्फोलाइजेशन या फिर हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोनिलाइजेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जब एटीपी के अणु एडीपी द्वारा निर्मित होते हैं तो वह फास्फोराइलेशन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगा? फास्फोराइलेशन। अगला क्वेश्चन, फ्यूमेरेज एंजाइम रूपांतरित करता है। फ्यूमेरेज एंजाइम क्या रूपांतरित करता है? फ्यूमेरेज एंजाइम जो है ये फ्यूमेरिक अम्ल को मैलिक अम्ल में रूपांतरित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह अवक्रिया कब होती है? तो यह अवक्रिया क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्यूमेरेज फेमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में रूपांतरित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है? ग्लाइकोलिसिस, किण्वन, क्रेब्स साइकिल या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे श्वसन श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, या वायवीय कोशिकाओं के अंतिम मार्ग हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने वाला कोशिकीय तंत्र है। ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप से यूज करने वाला कोशिकीय तंत्र कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन किस में यूज होता है? ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और इसके अंतिम उत्पाद जो है वो पार्विक एसिड के रूप में 2 अणुओं में टूटते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो है ये पार्विक एसिड के 2 अणुओं में टूटता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस का अर्थ ही होता है कि ग्लूकोज को तोड़ना और पार्विक अम्ल में बदलना, यही ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग भी है। अगला क्वेश्चन, उपापचयी जल किस प्रक्रिया का उपोत्पाद है? मेटाबॉलिक वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ, किसका है? पाचन, उत्सर्जन, मांसपेशीय गतिविधि या टिश्यू रिस्पायरेशन। सही जवाब ऑप्शन डी, टिश्यू रिस्पायरेशन। मेटाबॉलिक वाटर टिश्यू रिस्पायरेशन का एक उप उत्पाद है, यानी कि एक प्रोडक्ट है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन को नियंत्रित किया जाता है फेफड़े, श्वासनली, ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर रिब्स। श्वसन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। यह पश्च मस्तिष्क के पोन्स द्वारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है और रीढ़ की हड्डी के साथ इसका कनेक्शन होता है। यह जितने भी हमारे शरीर में अनियंत्रित क्रियाएं होती हैं उनको करता है, जैसे कि सांस लेना, छींकना, जिसपे मतलब हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उन सारे क्रियाओं को मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिया के दौरान एटीपी का उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाना, साइट्रिक अम्ल आइसोसाइट्रिक अम्ल बनाना, पार्विक अम्ल से एसिटिल को एंजाइम बनाना, या फिर आइसोसाइट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बनाना। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाना। फास्फेट प्रक्रिया के दौरान एटीपी का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो पार्विक एसिड में टूटता है, यही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एटीपी क्या है? एटीपी एन एंजाइम व्हिच ब्रिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी कि एक एंजाइम है जो ऑक्सीकरण से आता है, या एक हार्मोन्स है, या फिर अ मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड, यानी उच्च ऊर्जा फास्फेट बंध के साथ एक अणु है, या फिर एक प्रोटीन है। एटीपी क्या है? तो एटीपी एक ऊर्जा का सिक्का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उच्च ऊर्जा फास्फेट बंध के साथ एक अणु है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ये एटीपी को एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट में हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है। एटीपी का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक।
और ये कब बनता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अगला क्वेश्चन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे। बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह होती है और इसका जो इनर वॉल होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ऐसे कुछ मुड़ा हुआ रहता है, इसी को क्रिस्टी कहा जाता है और इसी के ऊपर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में एंटीरिनॉयड कार्टिलेज पाए जाते हैं जो किससे संबंधित होते हैं? स्तनधारियों में एंटीरिनॉयड कार्टिलेज किससे संबंधित होते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, लैरिंग्स से। स्तनधारियों में यानी कि जो उनका वॉइस बॉक्स होता है उसमें जो कार्टेज पाए जाते हैं वो लैरिंग्स से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा युक्त पदार्थ उत्पन्न होता है न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका झिल्ली में? सही जवाब ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आप सभी को पता है कि ये एटीपी के रूप में होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में ऊर्जा युक्त पदार्थ उत्पन्न होता है न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका झिल्ली में? जंतु कोशिका में ऊर्जा युक्त पदार्थ कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। अगला देखते हैं, वायु की समान मात्रा जो प्रत्येक सांस में अनैच्छिक रूप से ली जाती है और छोड़ी जाती है क्या कहलाती है? यानी कि द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इनवॉल्यूंटरी इन ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। जो हम अनैच्छिक रूप से यानी हमारी इच्छा ना होते हुए भी हम लोग जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं वो क्या कहलाती है? तो वही तो आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी। क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। और टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है। ठीक है, 500 ml। अगर टाइडल वॉल्यूम पूछ ले, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो BC प्लस RV, BC प्लस RV होता है टाइडल वॉल्यूम। BC क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी, और RV क्या होता है? रिजर्व वॉल्यूम। इक्वल टू क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी, यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि आपसे क्या दे रहा है कि फेफड़ों की कुल महत्वपूर्ण जो क्षमता है वो कितनी है? तो 5800 ml है या लगभग 6 लीटर के बराबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्नाइडेरियन एपिथीलियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये नेजल पार्क में पाया जाता है, नेजल पैसेज में पाया जाता है, नासा मार्ग में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्नाइडेरियन एपिथीलियम नासा मार्ग में पाई जाती है। स्नाइडेरियन बाह्य त्वचा परत नासा गुहा तथा पारानासा साइनस में पाई जाने वाली एक परत है। इसका निर्माण पचावी स्तंभी उपकला से होता है। इसमें चूसक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो म्यूकस का स्रावण करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण फुफ्फुस धारिता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यानी टोटल लंग कैपेसिटी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया 5800 मिलीलीटर टोटल लंग कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी को कैसे दर्शाएंगे? तो BC प्लस RC, ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है। BC कितना है? BC आपका 4600 और RC कितना है? 1200, दोनों मिला के 5800 मिलीलीटर जो है ये फेफड़े की टोटल क्षमता होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। BC प्लस RC यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, EMP मार्ग से 2 ATP अणुओं के अतिरिक्त एक और यौगिक के 2 अणु बनते हैं, वह यौगिक कौन सा है? NADH2, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए NADH2। ग्लाइकोलिसिस को 3 जर्मन वैज्ञानिकों के नाम पर EMP मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। एम्बेडेन, मेयरहॉफ और परसॉन ने ग्लाइकोलिसिस की विभिन्न प्रक्रियाओं की खोज की। EMP मार्ग से 2 ATP अणुओं के अतिरिक्त एक और यौगिक के 2 अणु बनते हैं, यह यौगिक NADH2 है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन बी पहले से ही मार्क किया है कि ग्लाइकोलिसिस पार्विक एसिड, यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान 2 पार्विक एसिड का निर्माण होता है। आप सभी को पता है ग्लूकोज का एक अणु टूटता है और 2 पार्विक अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, यही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, टीएसी यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, या इसी को क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है, या फिर ऊतकों का हिस्टोलिसिस यानी हिस्टोलिसिस ऑफ टिश्यू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेब्स चक्र या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये जो होता है टीसीए ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के संकुचन के लिए अधिकांश ऊर्जा पेशी ऊतक के किस रूप में संचित होती है? एटीपी, फास्फोइनाइल पायरुवेट, साइक्लिक एएमपी, या फिर फास्फोनाइल पायरुवेट। इसका सही जवाब फास्फोइनाइल पायरुवेट। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों एक ही दिया है, ऑप्शन देखिए एक ही दिया है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, एटीपी। मांसपेशियों के संकुचन के लिए अधिकांश ऊर्जा पेशीय ऊतक में एटीपी के रूप में संचित होता है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए सीए क्या होता है? K+ आयन की आवश्यकता होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थित ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र के बोर प्रभाव में दाईं ओर स्थानांतरित करेगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लो pH 2। जब तापमान बढ़ता है तो ऑक्सीकरण पृथक्करण वक्र सिग्मॉइड होता है। जब pH निम्न और कार्बन डाइऑक्साइड उच्च होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र दाईं ओर स्थित होता है। उच्च pH और निम्न कार्बन डाइऑक्साइड होने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र बाईं ओर स्थित हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र होता है। शिफ्ट टू लेफ्ट साइड ओनली, शिफ्ट टू एनी साइड, शिफ्ट टू राइट साइड ओनली, या फिर डज नॉट शिफ्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट टू राइट साइड ओनली, केवल दाईं ओर स्थानांतरित होता है उच्च कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन वियोजन पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के कितने अणु मायोग्लोबिन के 4 अणुओं से बंध बनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4। और मायोग्लोबिन के 4 अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बंध बनाते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन के 4 अणु ऑक्सीजन के 16 अणुओं के साथ बंध बनाते हैं। अगर मायोग्लोबिन पूछा है तो 4 हो जाएगा, अगर हीमोग्लोबिन पूछ ले तो 16 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड है, हम सभी ने बार बार पढ़ा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही क्या है? वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आणविक ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है। एक कोशिका में वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की मुख्य विधि कौन सी है? सही जवाब बीटा ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल को एंजाइम से कुल कितने एटीपी बनते हैं? 15, 16, 12 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी 12। क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल को एंजाइम से टोटल 12 एटीपी बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर होता है उसी को क्रेब्स चक्र या फिर टीसीए या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस प्रक्रिया की खोज जो है वो किसने की थी, तो हेंस क्रेब्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1937 में इसको खोजा था, और उन्हीं के नाम से इसे क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक अणु ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? सही जवाब 0। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक अणु ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि यह अनॉक्सी प्रक्रिया है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के ही यह क्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस का। अगला क्वेश्चन, कौन सा वायवीय व अवायवीय श्वसन में समान है? यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में कॉमन कौन सा है? सिमिलर सबस्ट्रेट, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, या ऑल ऑफ एबव। सही जवाब ऑप्शन बी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ये दोनों में समान है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम, सही जवाब TCA, ऑप्शन बी इसका सही, सॉरी TCA तो क्रेब्स चक्र का है, ग्लाइकोलिसिस का पूछा है, तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम हो जाएगा EMP पाथवे। ये ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। एम्बेडेड मेयरहॉफ तथा पारानाश पाथवे जो है ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में उत्पादित होने वाली NADH2 की संख्या है। क्रेब्स चक्र में उत्पादित वाली NADH2 की संख्या 4 होती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की खोज 1937 में किया गया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसकी प्रक्रिया में 4 अणु NADH2 के उत्पादित होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ATP के एक अणु द्वारा दी गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? ATP के एक अणु द्वारा दी गई ऊर्जा की मात्रा 7.3 किलो कैलोरी होती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन चक्र क्या है? कार्बन चक्र ग्लाइकोलेट चक्र है, कैल्विन चक्र है, क्रेब्स चक्र है या फिर TCA चक्र है? तो C2 चक्र को ही ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन चक्र को ही ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं। प्रकाशीय श्वसन क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में ही यह प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता कितनी होगी? तो वायु के लिए जो फेफड़ों की क्षमता होती है वो मैंने आपको बताया कि VC + RV जो होता है ये टोटल कम लंग कैपेसिटी होती है। VC 4600 होती है और RV जो होता है 1200 होता है। टोटल लंग कैपेसिटी 5800 मिलीलीटर होता है या फिर 6 लीटर के बराबर हो सकता है। सही जवाब जो हो जाएगा इसका 3000 मिलीलीटर, यह 1000 में दिया हुआ है। जब आप 6 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ये 5800 मिलीलीटर होता है, 5800 मिलीलीटर। और यहाँ पे क्या पूछा है? फेफड़ों की क्षमता, फेफड़ों की क्षमता लगभग कितनी होती है? तो फेफड़ों की जो क्षमता है वो लगभग 58,000 मिलीलीटर होता है और इसको 6000 मिलीलीटर के बराबर मान सकते हैं, लेकिन जो आयोग है उसने मिलता जुलता आंसर ऑप्शन डी मान लिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, दमा श्वसन संबंधित एक रोग उत्पन्न करता है। दमा श्वसन संबंधित कौन सा रोग उत्पन्न करता है? इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग, ब्लीडिंग इनटू अ प्लूरल कैविटी या फिर स्पैम्स इन ब्रोंकियल मसल्स? सही जवाब ऑप्शन डी, स्पैम्स इन ब्रोंकियल मसल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दमा श्वसन संबंधित एक रोग है जो ब्रोंकियल पेशियों में स्पॉन्ज से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संयोजन के पूर्व पायरुविक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल में, एसिटो एसिटिलिक अम्ल में, सिसेकोनेटिक अम्ल में या फिर एसिटिल कोएन में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिल को एसिटिक एसिड में क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संयोजन के रूप में पायरुविक अम्ल एसिटिल को एंजाइम ए बनता है। एसिटिल को एंजाइम ऑक्सैलिक एसिड से जुड़कर सिट्रिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि 16%। हम लोग जो ऑक्सीजन की मात्रा जो उच्छ्वास है यानी कि जो हम लोग एक्सपायर्ड करते हैं, जो छोड़ते हैं, उसमें 16% ऑक्सीजन होता है। ठीक, टोटल 21% ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में होती है जिसको हम लोग लेते हैं और इसमें से 16% जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निष्कासित वायु की ऑक्सीजन कितनी होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा 16% होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है, श्वसन की लिंक अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें एसिटिल को एंजाइम ए का बनना होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल को एंजाइम ए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक यानी कि QR का मान क्या होगा? तो मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक का जो मान होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की क्रिया के प्रदर्शन में U नली में रखे KOH कार्य करता है। KOH कैसा कार्य करता है? तो आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन की क्रिया के प्रदर्शन में U नली में रखे KOH का कार्य आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना है। अगला क्वेश्चन, श्वसन की अनियमितता क्या है? यानी इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन इज क्या कहलाता है?
डिस्निया, हाइपरनिया, यूपर्निया या फिर एप्सिनिया। ये बीमारियां हैं जो श्वसन से संबंधित हैं। अगर श्वसन अनियमित हो जाए और इसमें जो है सांस को लेते समय, सांस को छोड़ते समय दर्द हो तो उसे डिस्निया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन और 3 बीमारी जो दी हुई है इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। हाइपरनिया क्या है? तो इसमें समान स्थिति से अधिक दर पर अगर ब्रीदिंग होने लगे तो इसे हाइपरनिया कहते हैं, यानी व्यक्ति तेज तेज सांस लेने लगे तो इसे हाइपरनिया कहते हैं। यूप्सनिया क्या है? तो इसमें जो है सामान्य ब्रीदिंग, अगर हमारा मतलब जैसे नॉर्मली ब्रीदिंग है वैसे ही रहे तो वो यूप्सनिया होती है। एप्सनिया क्या होती है? इसमें ब्रीदिंग होती ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चैन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। एक क्रेब्स चक्र में पानी के कितने अणु मुक्त होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कि एक अणु। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जल के एक अणु को मुक्त कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी इनमें से कौन सी होती है? तो क्रेब्स चक्र और जो ग्लाइकोलिसिस होती है इनको जोड़ता है एसिटिल को एंजाइम ए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट में बताते हुए मैंने 70 क्वेश्चन कंप्लीट करने यानी कि एक टॉपिक को कंप्लीट करने का आपसे प्रॉमिस किया था। आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, कि जैसे हम पहले पढ़ा रहे थे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, छोटे छोटे मतलब कम क्वेश्चन या फिर ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाएं कम एक्सप्लेनेशन के साथ, आप एक बार अपनी राय हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था एसिटिल को एंजाइम जो है को एंजाइम ए, ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी माना जाता है। यही दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका निर्माण पायरुविक अम्ल से पायरुविक डिहाइड्रोजेनिक मानक एंजाइम के द्वारा होता है। इस क्रिया में होता क्या है? तो इस क्रिया में 1 मोल पायरुविक अम्ल से 3 ATP बनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है, यानी कि कोशिका में क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और इसका सही जवाब ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र की खोज कब हुई? 1937 में हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र के 6 कार्बनिक यौगिक का निर्माण एसिटाइल को एंजाइम ए के निम्न के संयोजन से होता है। सही जवाब ऑप्शन बी ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में एसिटिल को एंजाइम ए 4 कार्बन के यौगिक के साथ मिलकर 6 कार्बन यौगिक अम्ल का निर्माण करते हैं। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंतः पदार्थ पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। इस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रैब ने किया था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है वो क्रेब्स चक्र रखा गया। पूरा नाम क्या था इनका? हैंस एडोल्फ क्रैब। कब किया था? 1937 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु से ATA चक्र में कितने अणु बनते हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? ग्लूकोज के एक अणु से TCA चक्र में यानी कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6। कितने बनते हैं? 6। अगला क्वेश्चन, ओकल कॉर्ड्स होते हैं। ओकल कॉर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? फेरिंग्स में, ग्लॉटिस में, ब्रोंकियल ट्यूब में या फिर लैरिंग्स में? सही जवाब ऑप्शन डी लैरिंग्स में। ओकल कॉर्ड जो है वो कंठ में यानी कि लैरिंग्स में पाए जाते हैं। इसी के कंपन से जब हम सांस छोड़ते हैं तो ओकल कॉर्ड्स में कंपन होता है जिससे जो है हमारी आवाज़ ध्वनि के रूप में बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संयोजन से पहले परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल में, एसिटो एसिटिक अम्ल में, सिस एकोटिनिक अम्ल में या फिर एसिटिल को एंजाइम ए में? सही जवाब ऑप्शन डी एसिटिल को एंजाइम ए में। पायरुविक अम्ल सिट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संयोजन से पहले एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु का विमोचन होता है तथा बचा हुआ जो अणु होता है वो को एंजाइम के संयुक्त होकर एसिटिल को एंजाइम ए बनाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 70 क्वेश्चन अच्छे मतलब थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे से मार्क करते हुए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।